इमेजिन जर्मन का एक छोटा सा टाउन 1952। आप एक छोटे से कमरे में होते हो जहाँ पे भी देखते हो चारों तरफ आपके खून ही खून होता है, और आपकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो अपना ही खून पी रही होती है, पूरी तरीके से घायल। और इस चीज़ से डर के आप जैसे ही पीछे हटते हो आपको रियलाइज़ होता है कि कमरा बहुत छोटा है, और स्थिति को संभालने के लिए आप जैसे ही उसकी तरफ मुड़ते हो लड़की आपके ऊपर हमला कर देती है। चलिए तो इस घटना को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है सन 1952 की। जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक कैथोलिक धनी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है एनालिस मिशेल। उसके पिता का नाम है जोसेफ मिशेल और उसकी माँ का नाम है एना मिशेल। ये परिवार बहुत ही सुखी समृद्ध और अच्छा जीवन जी रहा था। रेगुलर मास अटेंड करना, चर्च जाना इनके डेली रूटीन का एक पार्ट हो चुका था, और इसका मुख्य कारण था उसकी माँ के जीवन में हुई एक गलती जिसे जर्मन सभ्यता में बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो गलती थी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना। इसी का प्रायश्चित करने के लिए उसकी माँ हर एक मास अटेंड करती थी और प्रतिदिन चर्च जाया करती थी। इसी इन्वायरमेंट का असर एनालिस और उसकी 3 बहन पे पड़ा और वो इसी माहौल में बड़ी हुई। 1968 एनालिस मिशेल अब 16 वर्ष की हो चुकी है और सब कुछ सामान्य ही चल रहा होता है। तभी आता है वो दिन जो उसकी और उसके माता पिता की ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख देता है। एनालिस को आता है उसका पहला सीजर अटैक, बोले तो मिर्गी का दौरा। और इस दिन के बाद से वो अपने आप को कमरे में बंद करके घंटों घंटों तक अपने घुटनों को अपने सीने से लगा के ज़मीन पर लेटी रहती है। और उसने अपने माँ बाप को ये भी बताया कि उसे कोई चीज़ें पुकारती हैं या कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसको अपने पास बुला रही हैं, और कुछ उसके बगल से निकल रहा है या कोई कुछ महसूस होता है उसको उसके कमरे में। और इस चीज़ से डर कर या इस चीज़ से घबरा कर उसके माता पिता उसे एक पास के ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर इसे एक सामान्य सा मिर्गी का दौरा बताकर उसको कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज देता है और घर पर ही उसका इलाज चालू हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। अब वो कीड़े मकोड़े खाने लगी थी, मरी हुई चिड़ियों के सर खाने लगी थी, और खून से उसे इतना लगाव हो चुका था कि वो अपने ही शरीर को घाव देकर अपना ही खून पीने लगी थी। और हद तो तब हो गई जब वो अपना ही यूरिन पेशाब पीने लगी थी। माँ बाप के पूछने पर उसने बताया कि उसे कमरे में कई लोग दिखाई देते हैं और वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने माता पिता को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। यह जानकर घर में बहुत ही खतरनाक और मातम का माहौल छा गया था, और उसके माता पिता ने उसे चर्च जाने के लिए बोला तो उसने बताया कि मैं पहले भी ये चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ पर मुझे कोई चीज़ रोकती है। परिस्थिति को भांपते हुए एनालिस के माता पिता चर्च जाते हैं और फादर को लेके आते हैं, फादर आंस ऑल्ट। और जैसे ही फादर एनालिस के कमरे में कदम रखते हैं उन्हें वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, और वो समझ जाते हैं कि इसे कंट्रोल करना उनके बस के में नहीं। और वो मिशेल फैमिली को बताते हैं कि वो अपने से बड़े प्रीस्ट या अपने से बड़े फादर आर्नोल्ड रेंस को लेके आएंगे और वो इसे ठीक कर देंगे। और तभी एनालिस के अंदर से आवाज़ आती है, तू और तेरे प्रीस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं और लूसीफर तेरी रूह लेंगे। और कैथेड्रल चर्च के फादर बताते हैं कि उन्हें इसके साथ मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म करने पड़ेंगे। एक्सॉर्सिज्म मतलब तो टोटका टोना और जादू टोना, और आती है वो तारीख जिस दिन पहला एक्सॉर्सिज्म होना है, और तारीख है 24 सितंबर 1973। और जैसे ही एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होता है एनालिस के अंदर से वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अपने नाखूनों से अपने आप को नोचना, बाल खींचना और बेड पटकना, और उसके अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ें, 1 2 3 या 4 नहीं, डजन्स ऑफ डीमंस की आवाज़, डजन्स ऑफ अंदर से लोगों की आवाज़ जो बाहर पुकार रही हूँ। Make it no.
ohne Maschine nicht. Im Namen Jesu. Nein! Aller Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, die Zeitluft ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Ihr könnt gar nicht machen. और एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसने कई ऐसी लैंग्वेजेस बोली जो उसने कभी सीखी नहीं। उनमें से कुछ हैं लैटिन, हेब्रू, ग्रीक और अर्मेनियन। और एक्सॉर्सिज्म खत्म होने से पहले प्रीस्ट ने कुछ डीमंस को आइडेंटिफाई किया। उनमें से कुछ के नाम हैं लूसीफर, हिटलर, जुडेस, केन, नेरो और सबसे ताकतवर और खतरनाक करप्ट प्रीस्ट फिशमैन। उन डीमंस में से कुछ ने ये भी कहा कि I will return. Nobody can drive us out. 10 मंथ तक बैक टू बैक 67 एक्सॉर्सिज्म होते रहे और हर एक्सॉर्सिज्म के बाद एनेलीज और भी ज़्यादा वीक होती जा रही थी और उसके फ्रेश स्क्रैचेस और हर जख्म से खून बहता रहता था और पूरा कमरा खून से लथपथ हो चुका था। 1976 तक एनेलीज पर डे 500 to 600 गैनोफ्लेक्शन करती थी। गैनोफ्लेक्शन मतलब घुटने के बल गिरना और उठना, और जिसकी वजह से उसके घुटने और जॉइंट पूरी तरीके से टूट चुके थे। अब आता है वो मंथ मार्च 1976 जब एनेलीज ऑलमोस्ट खाना स्टॉप कर देती है और उसको ऐसा लगता है जैसे डीमन उसका गर्दन दबा रहे हो और उसको कुछ भी खाने या पीने से रोक रहे हो। हर रात चिल्लाना, खुद को हार्म पहुंचाना, सिर दीवार से पटकना, गैनोफ्लेक्शन करना एक आम बात हो चुकी थी। 7 साल ये सारी चीज़ें लगातार झेलने के बाद आज 30 जून 1976 एनेलीज का लास्ट एक्सॉर्सिज्म 67th एक्सॉर्सिज्म होता है। और एक्सॉर्सिज्म खत्म होने से पहले एनेलीज के अंदर से एक आवाज़ आती है, We will never leave. Nobody can stop us. इतना बोलने के बाद एनेलीज ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और कमरे में बिल्कुल शांति का माहौल हो जाता है। प्रीस्ट को और फादर्स को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वो एनेलीज को आराम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। और जब उसके माता पिता सुबह उसे देखने आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एनेलीज उनके बीच में नहीं है। और जब इस चीज़ का पता पुलिस को लगता है तो ये केस जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जज फैसला देते हैं कि जब एनेलीज को इलाज की ज़रूरत थी तब उस पर बैक टू बैक एक्सॉर्सिज्म किए जा रहे थे और इसी लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। और कोर्ट ने उसकी मौत का जिम्मेदार उसके माता पिता को ही बताया। इस घटना से उठते हैं कुछ सवाल कि क्या जो कोर्ट ने माता पिता के खिलाफ फैसला सुनाया वो सही था, या डॉक्टर्स इसमें एनेलीज की कुछ मदद कर सकते थे, या 67 एक्सॉर्सिज्म भी कम है किसी इंसान को डीमन से बचाने के लिए। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सच्ची घटनाओं से पर्दा हटाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।